बीए तृतीय वर्ष के सभी छात्रों का मैं डॉक्टर डी वी यादव इस तासिका में स्वागत करता हूँ। हम प्रयोजनमूलक हिंदी के विद्रूप ये हम देख रहे थे। तो इस प्रयोजनमूलक हिंदी के विद्रूप ये हमारा पिछली तासिका में हमारा विषय था। तो ये प्रयोजनमूलक हिंदी भाषा के जो विविध रूप है इस रूपों में से एक है और विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त ज्ञान को इस प्रयोजनमूलक हिंदी के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। तो ये प्रयोजनमूलक हिंदी का रूप हमने पिछली तासिका में देखा था। तो इस हिंदी भाषा के विविध रूपों में हमारे पाठ्यक्रम में जो प्रयोजनमूलक या हिंदी भाषा के विविध रूपों में से दूसरा रूप हमारे पाठ्यक्रम में जो लिया गया है वह है राष्ट्रभाषा। हिंदी के विविध रूपों में राष्ट्रभाषा यह एक हिंदी का रूप है। राष्ट्रभाषा हिंदी के रूप में हिंदी का स्थान हमारे देश में जो है उस स्थान को हमें इस तासिका में देखना है। आज हमारे देश में हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में, संपर्क भाषा के रूप में और पूरे विश्व में एक वैश्विक भाषा के रूप में भी हिंदी का रूप हमारे सामने आता है। तो आज हमारे देश में, ये पूरे भारतवर्ष में हिंदी का जो राष्ट्रभाषा के रूप में जो स्थान है उस स्थान के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो किसी भी देश की राष्ट्रभाषा कौन सी भाषा बन सकती है, राष्ट्रभाषा बनने के लिए उसमें कौन सी विशेषताओं का होना आवश्यक है, राष्ट्रभाषा का उसका अर्थ क्या है, तो ये सब हम इस तासिका के अंतर्गत देख लेंगे। राष्ट्रभाषा का अगर शाब्दिक अर्थ हम कहेंगे तो उसका अर्थ है राष्ट्र की भाषा। इस शब्द राष्ट्रभाषा, इस शब्दार्थ का अर्थ हमें अगर देखेंगे तो उसका अर्थ यही होता है कि किसी भी राष्ट्र में जितनी भी भाषाएं प्रचलित है वे सभी राष्ट्रभाषाएं कही जा सकती है। उसका अर्थ है राष्ट्रभाषाएं ने राष्ट्र की भाषाएं। एक राष्ट्र में बहुत सारी भाषाएं हो सकती है। हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं हैं, मराठी, हिंदी, गुजराती, मलयालम, बंगला, ऐसी बहुत सारी हमारे देश में अलग अलग भाषाएं हैं। तो इसके शब्दार्थ की दृष्टि से किसी राष्ट्र में जितनी भी भाषाएं प्रचलित है वे सभी राष्ट्रभाषाएं कही जा सकती है। इसका शब्दार्थ का अर्थ हुआ राष्ट्रभाषा। लेकिन इसको अगर हम पारिभाषिक अर्थ में अगर हम देंगे तो पारिभाषिक अर्थ में इसका अर्थ होगा किसी राष्ट्र में प्रचलित अनेक भाषाओं में से वही भाषा राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन हो सकती है जो समुच्चय राष्ट्र को भावनात्मक एकता के सूत्र में बांध सकती है। यानी पारिभाषिक इसका अर्थ अगर हम देंगे तो किसी भी देश की वह भाषा जिस भाषा में पूरे देश को एकता के सूत्र में, और वह एकता का सूत्र भावनात्मक एकता के सूत्र में बांधने की क्षमता जिस भाषा में होती है उस भाषा को हम राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। तो क्या हिंदी हमारे पूरे देश को या देश के पूरे समुदाय को भावनात्मक एकता के सूत्र में बांधने में सक्षम है? तो हम इसका उत्तर आज के रूप में तो हाँ कह सकते हैं, क्योंकि हम पूरे भारतवर्ष में कहीं भी अगर चले जाएंगे तो वहाँ जाने के बाद हम हिंदी के द्वारा किसी भी व्यक्ति के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं। पूरे देश की भावनाएं, विचारों का आदान प्रदान इस हिंदी के द्वारा जोड़ा जा सकता है, जोड़ सकते हैं और पूरे विश्व, पूरे देश में क्या हो रहा है क्या नहीं है उसकी संपूर्ण जानकारी हम हिंदी के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हिंदी हमारे देश में राष्ट्रभाषा के रूप में एक बहुत ही अच्छा काम कर रही है और वह भाषा पूरे देश को एक भावनात्मक सूत्र में बांधने में कारगर सिद्ध हुई है। और उस राष्ट्रभाषा हिंदी के बारे में हम इसके अंतर्गत देखने वाले हैं। तो राष्ट्रभाषा किसे कहा जाता है, राष्ट्रभाषा बनने के लिए उसमें कौन सी गुणों की आवश्यकता है।
तो इसमें राष्ट्रभाषा अगर बनना है तो राष्ट्रभाषा बनने के लिए राष्ट्र के अधिकांश जन सामान्य द्वारा वो बोलचाल में या साहित्यिक रूप में प्रयोग में लाई जानी चाहिए। राष्ट्रभाषा समूचे राष्ट्र के अधिकांश जन सामान्य द्वारा प्रयुक्त होती है। देश के अधिकतर भागों में आम लोग जिस भाषा में अपनी बातचीत, विचार विमर्श और व्यवहार करते हैं वही राष्ट्रभाषा है। यानी ये राष्ट्रभाषा एक सर्वमान्य एक नाम है और ये सर्वमान्य लोगों ने स्वीकार किया है कि बहुतांश लोग जिस भाषा के द्वारा परस्पर विचार विनिमय करते हैं, व्यवहार करते हैं और उसी भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो इसलिए राष्ट्रभाषा का शब्द भंडार देश की विविध बोलियों, उपभाषाओं आदि में समृद्ध होता है। राष्ट्रभाषा अगर बनना है तो देश में जो विभिन्न भाषाएं हैं या विभिन्न बोलियां हैं उन सब में सबसे ज़्यादा शब्द भंडार होना ज़रूरी है। उसमें लोक प्रयोग के अनुसार नई नई शब्दावली जुड़नी ज़रूरी है। अन्य भाषाओं के शब्दों को ग्रहण करने की क्षमता जिस भाषा में है वही भाषा राष्ट्रभाषा बन सकती है। जिस भाषा का शब्द भंडार बहुत व्यापक है उसमें राष्ट्रभाषा बनने की क्षमता है। जिस भाषा के द्वारा बहुतांश लोगों के द्वारा परस्पर विचार विनिमय और व्यवहार किया जाता है वही भाषा राष्ट्रभाषा बन सकती है। अगली बात, राष्ट्रभाषा जनता की भाषा है। राष्ट्रभाषा में जनता की आत्मा बोलती है। समूचे जनता की सोच, उसकी संस्कृति, विश्वास, धर्म और समाज संबंधी विभिन्न धारणाएं, जीवन के विविधतापूर्ण व्यवहारिक पहलू, लौकिक आध्यात्मिक प्रकृतियाँ, निजी और सामूहिक सुख दुख के भाव, लोकनीति संबंधी विविध विचार और दृष्टिकोण राष्ट्रभाषा के द्वारा साकार होते हैं। विभिन्न भाषाभाषी, विभिन्न जाति धर्म के लोग जहाँ एक ही छत्र के नीचे रहते हैं तो सभी लोगों के बीच सभी समूची संस्कृति की विचारधाराओं का आदान प्रदान, समाज की विभिन्न धारणाएं, विभिन्न जीवन के हमारे पहलू, हमारी विभिन्न आध्यात्मिक प्रवृत्तियाँ, हमारे सामाजिक सुख दुख, लोक संस्कृति, भाव, विभिन्न वैचारिक दृष्टिकोण जिस भाषा के द्वारा पूरे देश के सामने साकार होते हैं उस भाषा को ही राष्ट्रभाषा कहा जाता है। वह राष्ट्रभाषा जनता की भाषा होनी चाहिए। जिस प्रकार राष्ट्रीय सम्मान की प्रतीक अथवा राष्ट्रीय स्वरशक्ति संपन्न भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं और राष्ट्रभाषा उसी भाषा को कहते हैं जो सम्मान की प्रतीक हो और समूचे राष्ट्र की जो स्वरशक्ति संपन्न है उस शक्ति संपन्न भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा किसी ही देश की अक्षय निधि होती है। परिनिष्ठित भाषा का स्थान जो स्थान सम्मान क्षेत्रीय बोलियों में होता है वही समान राष्ट्रीय उत्सवों एवं राजनीतिक गतियों में राष्ट्रभाषा का स्थान आदरणीय होता है। हमारे राष्ट्रीय उत्सव है, राष्ट्रीय गान, अलग अलग उत्सव है, राजनीतिक कार्यक्रम है, चाहे स्वतंत्रता दिन हो, संविधान दिन हो, इन दिनों में तो राष्ट्रभाषा का स्थान तो गौरवभूत व्यापक होता है। हमारी राजनीतिक विभिन्न गतिविधियाँ हैं तो वह भी इन गतिविधियाँ भी हिंदी में ही होती है, राष्ट्रभाषा में ही होती है। तो हम देखते हैं कि पूरे हमारे देश में ये सब गतिविधियाँ हिंदी के द्वारा होती है। तो जिस प्रकार राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, राष्ट्रीय स्मारक एवं राष्ट्रीय गौरव प्रत्येक इतिहास एवं संस्कृति का आदर किया जाता है उसी प्रकार राष्ट्रभाषा का स्थान भी सम्माननीय होता है। हर एक देश में राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, स्मारक उसका गौरव होता है। उसी तरह हर एक देश में एक राष्ट्रीय भाषा होती है, उसका भी एक सम्मान होता है, उसका भी एक गौरव होता है। तो यद्यपि प्रत्येक राष्ट्र अनेक क्षेत्रों एवं प्रांतों में विभक्त होता है और उनकी भिन्न भिन्न बोलियां तथा भाषाएं होती है, किंतु राष्ट्रीय एकता की गौरवमयी संस्कृति ध्यान रखते हुए सभी राष्ट्रवादी सामाजिक अवसरों पर राष्ट्रभाषा का प्रयोग करते हैं। और भिन्न भाषाभाषी लोग जहाँ ऐसी सामाजिक अवसर होती है, उत्सव होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, वहाँ एक सर्वमान्य भाषा के द्वारा
हमारे विचारों का, व्यवहारों का आदान प्रदान करती है, और वह विचारों का, व्यवहारों का आदान प्रदान राष्ट्रभाषा के द्वारा किया जाता है। तो यह राष्ट्रभाषा जनसामान्य की भाषा हो, उसका शब्द भंडार व्यापक हो, एक जनता की भाषा हो, बहुत अधिकांश लोगों के द्वारा विचार विनिमय उसमें किया गया हो, बोलचाल की गई हो, समूचे राष्ट्रों को एक भावनात्मक एकता के सूत्र में बांधने की क्षमता हो, विभिन्न सामाजिक अवसरों पर भिन्न भिन्न भाषाभाषी अपनी भाषा को त्याग कर एक सर्वमान्य भाषा के द्वारा विचारों का आदान प्रदान करते हो, और वह जिन विचारों का आदान प्रदान जिस भाषा में करती है उस भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं, चाहे वह राष्ट्रभाषा कोई भी हो सकती है। तो यह राष्ट्रभाषा विभिन्नता में एकता, राष्ट्रीय अस्तित्व का गौरव होता है। विविध भाषाभाषी प्रमुख अवसरों पर भाषा एकता के सूत्र में आबद्ध हो राष्ट्रभाषा का प्रयोग करते हैं, और ये नैतिक तथा मूल्यवान बात होती है। तत्वतः राष्ट्रभाषा की परिभाषा भी इन्हीं अर्थों का प्रमाण देती है। तो विभिन्नता में एकता ये किसी भी राष्ट्र की आत्मा होती है, उसी तरह राष्ट्रभाषा भी किसी भी एक राष्ट्र की एक आत्मा होती है, गौरव का प्रतीक होती है। और भिन्न भिन्न भाषाभाषी आपसी भेदभाव, आपसी विविधता को भूलकर एक सर्वमान्य भाषा के द्वारा जो अपने व्यवहार करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, सबके द्वारा स्वीकृत जो भाषा होती है व्यवहारिक बल पर, विचारों के आदान प्रदान के बल पर, तो वह भाषा सर्वमान्य रूप में अपने आप राष्ट्रभाषा का सम्मान प्राप्त करती है। तो इसलिए राष्ट्रभाषा जो कुछ परिभाषा दी गई है उस परिभाषा के द्वारा हमें समझ सकते हैं कि राष्ट्रभाषा किसे कहा जाते हैं। तो बोली डॉक्टर भोलानाथ तिवारी राष्ट्रभाषा की परिभाषा देते समय कहते हैं, जब कोई बोली आदर्श भाषा बनने के बाद भी उन्नत होकर और महत्वपूर्ण बन जाती है तथा पूरे राष्ट्र या देश में अन्य भाषा परिवार क्षेत्र में भी उसका प्रयोग सार्वजनिक कार्यों आदि में होने लगता है, तो वह राष्ट्रभाषा का पद पा लेती है। यानी जब कोई बोली है, किसी भी देश में बहुत सारी बोलियां होती हैं, तो ये जो बोली है सर्वप्रमुख बोली है, तो एक बोली एक ऐसी आदर्श भाषा बन जाती है, तो एक साहित्यिक भाषा बन जाती है, व्याकरण शुद्ध भाषा बन जाती है, और ये आदर्श भाषा बनने के बाद भी और उन्नत होती है और प्रगत होती है, और वह इतनी महत्वपूर्ण भाषा बन जाती है कि इतनी वो विकसित भाषा बन जाती है कि पूरे राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्र में रहने वाले लोग भी सार्वजनिक कार्यक्रमों में या सार्वजनिक स्थलों पर उस भाषा का प्रयोग वह अपने आप करने लगते हैं। तो इतने ऊंचे शिखर पर वो बोली जब उन्नत होती है, प्रगत होती है, लोग अपने आप उस भाषा को स्वीकार करते हैं, लोग अपने आप उस भाषा के द्वारा विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो वही भाषा राष्ट्रभाषा का पद प्राप्त करती है। तो असल में राष्ट्रभाषा का दूसरा नाम संपर्क भाषा है, लेकिन यह आशय यह है कि किसी भी देश के सभी राज्य, केंद्र तथा शेष राज्यों के साथ राष्ट्रभाषा के माध्यम से ही संपर्क स्थापित करते हैं। वैसे तो इसका नामकरण संपर्क भाषा होना चाहिए, लेकिन यहाँ जो देश है या देश के सभी राज्य है या केंद्र या उसके अलग राज्य है, आपसी विचार विनिमय राष्ट्रभाषा के द्वारा करती है, और वही राष्ट्रभाषा संपर्क भाषा होती है। तो राष्ट्रभाषा के माध्यम से संपर्क स्थापित किया जाता है। तो यह कह सकते हैं कि किसी भी राष्ट्र की केंद्रीय सरकार जिस भाषा विशेष को संपर्क माध्यम चुनती है वह राष्ट्रभाषा कहती है। और यहाँ अगर हम व्यापक रूप में कहेंगे तो किसी भी राष्ट्र की जो केंद्रीय सरकार है जिस भाषा विशेष को या कोई ऐसी विशेष भाषा को संपर्क स्थापित करने के लिए जिस भाषा का वो चुनाव करती है उस भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। तो ये राष्ट्रभाषा जो होती है राष्ट्र के समस्त सार्वजनिक स्थलों, तीर्थों, सांस्कृतिक केंद्रों, सभा स्थलों, गली मोहल्लों, हाट बाजारों, मेलों, उत्सवों में प्रयुक्त होती है। इसका प्रयुक्त क्षेत्र सभी जगह होता है। हिंदी भाषा में ये सभी विशेषताएं हैं, इसलिए भारतीय संविधान में इसको राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है, और हिंदी भाषा में विशेषता होने के कारण उसे राष्ट्रभाषा घोषित किया है। लेकिन राष्ट्रभाषा को भारतीय संविधान में संघ भाषा इस नाम से संबोधित किया है। लैंग्वेज ऑफ द यूनियन इस नाम से, संघ भाषा नाम से
हमारे संविधान में उसको घोषित किया है। विदेशों में भारतीय राजदूत भी इसी भाषा में अपने प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं। एक राष्ट्र के अंतर्गत जितने प्रांत हैं उनकी राज्य भाषा देश या विदेश की कोई भी भाषा हो सकती है, परंतु प्रादेशिक संचार एवं केंद्र और उनके अधीन राज्यों के बीच संपर्क के लिए राष्ट्रभाषा का होना अनिवार्य है। यानी विदेशों के भारतीय राजदूत भी इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन हमारे जो अलग अलग राज्य होते हैं, प्रांत होते हैं, इसकी राज्य भाषा तो कुछ अलग हो सकती है, लेकिन राष्ट्रभाषा जो है राज्य के बीच पत्र व्यवहार की भाषा कोई हो सकती है, लेकिन एक राज्य दूसरे राज्य, एक राज्य केंद्र सरकार के साथ अगर कोई संचार कर रहा है, कोई बातचीत कर रहा है, कोई व्यवहार कर रहा है, तो वह राष्ट्रभाषा में होना ज़रूरी है, तो वही भाषा राष्ट्रभाषा बनती है। तो यहाँ उसका व्यापक रूप में अगर हम कहेंगे तो राष्ट्रीय स्तर पर समस्त कार्यों में व्यक्त होने वाली भाषा ही राष्ट्रभाषा है। सभी कार्यों से अभिप्राय, प्रचार, उच्च शिक्षा के माध्यम, राजकीय सेवाएं, व्यापार, न्यायालय इत्यादि से, तो सभी क्षेत्रों में इसका प्रयोग होता है। हिंदी सभी मायनों में राष्ट्रभाषा पद पर आरूढ़ होने की अधिकारिणी है। तो हिंदी हमारे देश में ये सभी क्षेत्रों पर आरूढ़ है, सभी क्षेत्रों के ज्ञान को वह अभिव्यक्त कर सकती है, क्योंकि यहाँ सभी सभ्यताएं और संस्कृतियों के केंद्र मध्य देश की ही भाषा रही है और मध्य देश की भाषा हिंदी ही है। साहित्यिक दृष्टि से वह अत्यंत समृद्ध है, विभिन्न भाषाओं से वो मंडित भी है तथा देश के सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली और समझी जाती है। तो राष्ट्रभाषा बनने के लिए यह सब गुणों की विशेषताओं की होना आवश्यक है और वह सभी विशेषताएं और गुण हिंदी में है। तो हिंदी भी देश की राष्ट्रभाषा के रूप में आज वो काम कर रही है, भले ही उसको संविधान में संघ भाषा के रूप में नामकरण दिया गया होगा, लेकिन राष्ट्रभाषा की विशेषताएं जो है वह सभी की सभी विशेषताएं हिंदी में है। तो इसलिए आज ज़्यादातर साहित्य हमें हिंदी में लिखता हुआ दिखाई दे रहा है। अलग अलग शिक्षा, अलग अलग व्यापार, न्यायालय, इसमें हिंदी का ही प्रयोग किया जा रहा है। शिक्षक के लिए भी वह एकदम सहज, लचीली तथा उसकी लिपि वैज्ञानिक भी है। देश की संस्कृतियों, उसके आदर्श तथा देशवासियों की आशा के अभिव्यक्ति का माध्यम भी हिंदी है। राष्ट्रभाषा पर मंडित रहने के सभी गुण हिंदी में है। हिंदी देश के विभिन्न भागों में निवासियों के बीच संपर्क स्थापित करने की क्षमता भी रखती है तथा अन्य उपभाषाओं की प्रगति में सहायक बनने का भी काम करती है। तो ये तब और राष्ट्रभाषा पद की अधिकारिणी है और ये सब गुण जो राष्ट्रभाषा के लिए चाहिए वह सब कुछ गुण हिंदी में है। तो इसलिए प्रत्येक उन्नत, आज़ाद, स्वाभिमानी देश की एक अपनी राष्ट्रभाषा होती है। इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, चीन, रूस सभी देश की वहाँ की व्यापक बहुप्रचलित भाषाएं राष्ट्रभाषा के रूप में प्रचलित है। जहाँ व्यापक जन समुदाय जिस भाषा के द्वारा विचार में संपर्क स्थापित करता है वह भाषा उस देश में राष्ट्रभाषा के रूप में काम करती है। तो आयरिश के जो कवि है टॉमस डेविस ने कहा था कि कोई राष्ट्र अपनी राष्ट्रभाषा को छोड़कर राष्ट्र नहीं कहला सकता। यानी किसी भी राष्ट्र को अगर उन्नति करना है तो वह अपनी राष्ट्रभाषा को छोड़कर उसे राष्ट्र हम नहीं कह सकते। राष्ट्रभाषा सीमाओं की रक्षा से भी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वह विदेशी आक्रमण को रोकने में पर्वतों और नदियों से भी अधिक समर्थ है। क्योंकि किसी भी देश के लिए राष्ट्रभाषा का होना जरूरी है, क्योंकि राष्ट्रभाषा के द्वारा ये विचार विमर्श होगा और हमारे देश पर क्या आक्रमण हो रहा है, कि हमारे देश का क्या नुकसान हो रहा है, पूरे देश के लोगों को उस भाषा के द्वारा समझ में आएगा। पूरे लोग एकता के सूत्र में बांटकर उन सभी परिस्थितियों का सामना, उसका विरोध करेंगे। तो इसलिए ये राष्ट्रभाषा बहुत ही ज़रूरी है। भारत की राष्ट्रभाषा जो हिंदी है, आज़ादी के पहले जो जागरणशीलता थी तो उसमें आज़ादी के बाद थोड़ा सा कम हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि श्री दिनेश चंद्र सेन ने बंगला साहित्य के इतिहास में एक जगह लिखा है, अंग्रेजी राज से पहले बंगाल के कवि हिंदुस्तानी सीखते थे। भरत चंद्र राय गुणाकार संस्कृत के साथ फारसी और हिंदुस्तानी भी जानते थे। दिल्ली के मुसलमान शहंशाह के एक छत्र शासक के नीचे हिंदी सारे भारतीय लोगों की सामान्य भाषा हो गई थी। भाषा और साहित्य के स्तर पर हिंदी का उदय लगभग 11वीं शताब्दी से माना जाता है। तब से लेकर आज तक राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास निरंतर होता है। आज़ादी के पहले तो वह जागरणशीलता थी, लेकिन आज़ादी के बाद हमें कम दिखाई देती है। अंग्रेजी राज में भी बहुत सारे बंगला कवि हिंदुस्तानी भाषा को सीखते थे। मुसलमान के राज्य में दिल्ली के मुसलमान शहंशाह के एक क्षेत्र में हिंदी पूरे भारतवर्ष में
राष्ट्रभाषा के रूप में वो काम करती थी, संपर्क स्थापित करने का, विचार विनिमय करने का वो काम करती थी। और इसी हिंदी का उदय 11वीं शताब्दी में हुआ है और 11वीं शताब्दी से लेकर आज तक ये हिंदी हमारे देश में राष्ट्रभाषा का ही काम कर रही है और राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास निरंतर होता आ रहा है। लेकिन स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में बड़ी तेज़ी से विकास हुआ, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन में विभिन्न भाषाभाषी लोगों के बीच अंग्रेजों के द्वारा जो भी कुछ अन्याय अत्याचार हो रहा था वो लोगों तक पहुंचाने का माध्यम के रूप में वो हिंदी भाषा ही बनी और राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का प्रचार प्रसार स्वाधीनता आंदोलन में व्यापक रूप में हुआ। और इस आंदोलन को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में समर्थन करने वाले असंख्य नेता, क्रांतिकारी, लेखकों, कवियों, पत्रकारों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए भरपूर योगदान दिया है। बहुत सारे लोगों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनने के लिए मदद की है। एक जगह महात्मा गांधी ने कहा था, मेरे सपनों का भारत पुस्तक में राष्ट्रभाषा हिंदी की प्रतिष्ठा के संबंध में बार बार आग्रह भी किया था और उन्हें राष्ट्रभाषा हिंदी की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, इसका प्रचार प्रसार होनी चाहिए, इसलिए उन्हें बार बार आग्रह किया था। और वह कहते थे, लाखों लोगों को ज़बरदस्ती अंग्रेजी का ज्ञान करना उन्हें गुलाम बनाना है। और उन्हें राष्ट्रभाषा हिंदी का समर्थन करते हुए कहा था कि जो लाखों लोगों को ज़बरदस्ती अंग्रेजी का ज्ञान हम दे रहे हैं तो उनको ये गुलाम बनाने का जैसा है। तो इसलिए हमारी जो भाषा है, राष्ट्र की भाषा है, उन्नत भाषा है हिंदी, 11वीं शताब्दी से लेकर आज तक उसमें वो सभी गुण राष्ट्रभाषा बनने के हैं। तो किसी भी देश के ये बहुतांश लोगों के द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा के रूप में ये हिंदी भाषा है और वह आज हमारे पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रभाषा की जो विशेषताएं हैं उसी विशेषताओं के बलबूते पर पूरे भारतवर्ष में वह राष्ट्रभाषा के रूप में काम करती है। राष्ट्रभाषा बनने में उनके बहुत सारे गुण हैं। शब्द भंडार की दृष्टि से बहुसंख्यक लोगों के द्वारा बोली जाती है, उसमें लचीलापन है, अन्य भाषाओं के शब्दों को ग्रहण करने की क्षमता है, उसमें व्यापक शब्द भंडार है। तो उसमें पूरे देश को एकता के सूत्र में, भावनात्मक एकता के सूत्र में बांधने की क्षमता उस भाषा में है। तो ये सब राष्ट्रभाषा की जो विभिन्न विशेषताएं हैं हिंदी में होने के कारण ये हिंदी 11वीं शताब्दी से लेकर आज तक राष्ट्रभाषा के रूप में वो काम कर रही है। और आज भी हमारे देश में हम कहीं भी जाएंगे तो वहाँ एक विचार विनिमय के माध्यम के रूप में, संपर्क स्थापित करने वाली भाषा के रूप में, हमारे एक इलाके के व्यक्ति को दूसरे इलाके के व्यक्ति के साथ भावनात्मक एकता के सूत्र में बांधने के रूप में ये हिंदी काम करती है। तो आज इस हमारे भारतवर्ष में हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में भी बहुत ही व्यापक है, सर्वमान्य है, सर्वव्यापी है और एक सर्वव्यापक भाषा होने के कारण हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में प्रचार प्रसार बहुत तेज़ी से हो रहा है और होना भी ज़रूरी है। और इस प्रकार से ये हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में लगभग 1000 साल से हमारे भारत में किस प्रकार से वो काम कर रही है, आज़ादी के आंदोलन में भी वो किस प्रकार से उन्होंने बखूबी काम किया है। और आज भी पूरे भारतवर्ष में बड़े बड़े उत्सव और कार्यक्रमों, त्योहारों में हम जब चले जाते हैं तो वहाँ ये राष्ट्रभाषा हिंदी है हमें किस प्रकार से हमारे बोलचाल में, व्यवहार में, विचारों में मदद करती है। तो ये हिंदी राष्ट्रभाषा हिंदी के पद पर जो आसीन है, तो हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी ये राष्ट्रभाषा के रूप में वो काम कर रही है, तो उसका निरंतर काम आगे भी बढ़ता रहेगा और इस राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार प्रसार करना हमारा कर्तव्य भी है। तो इस प्रकार से हमारे देश में राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी जो कार्य कर रही है, तो इस हिंदी के राष्ट्रभाषा के रूप का जो अध्ययन था इस प्रकार से हमें ये कर दिया है और ये सब गुण जिस भाषा में होते हैं वो भाषा राष्ट्रभाषा होती है और हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। तो ठीक है, धन्यवाद।